चीनी वगैरह वाला बात हुआ था कि नहीं? अभी नहीं, चीनी नहीं हुआ है। लास्ट यही आप लोग का भी पढ़ना है। हाँ, चीनी उद्योग, इससे जितने तरह के सवाल बन सकता है उसको हम लोग आज सीख लेंगे। समझिए कृषि आधारित उद्योग खत्म हो गया। देखो चीनी अगर बात करता है, विशेषकर अगर भारत के सापेक्ष देखें तो भारत में चीनी का जो प्राप्ति होता है या चीनी का हम लोग उत्पादन करते हैं, उसके लिए कच्चा पदार्थ के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? गन्ना का। तो ये बात तो तय है कि भारत में चीनी की प्राप्ति क्या चीज़ से होता है? सामान्यतः गन्ना से होता है। लेकिन इसके अलावा अगर मैक्सिको का नाम ले लें, मैक्सिको हो गया, मैक्सिको के साथ साथ ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के साथ साथ अगर क्यूबा का नाम ले लें तो मैक्सिको, ब्राज़ील, क्यूबा, ये सब जगह जो है यहाँ पर चीनी की जो प्राप्ति होता है वह चुकंदर से होता है। ये जरूर ध्यान में रखना है। भारत में चीनी की प्राप्ति हम लोग किससे करेंगे? गन्ना से। लेकिन मैक्सिको, ब्राज़ील, क्यूबा, ये सारे देश में चीनी की प्राप्ति क्या चीज़ से होगा? चुकंदर से होता है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ भारत के सापेक्ष देखेंगे। अगर हम लोग भारत में गन्ना उत्पादक में कहते हैं कि भारत में गन्ना उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो गन्ना उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है? यूपी है। प्रथम स्थान रखता है गन्ना उत्पादन करने में। जबकि दूसरा स्थान पर कौन सा है? तो कहना महाराष्ट्र है। ये ध्यान में आप लोग को बात रखिएगा कि भारत में गन्ना के उत्पादन में पहला नंबर स्थान कौन सा राज्य रखता है? उत्तर प्रदेश। दूसरा नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को क्या आएगा? गन्ना उत्पादक में पहला राज्य यूपी है, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, लेकिन गन्ना हटा देगा, कहेगा भारत में चीनी का उत्पादन होता है सर्वाधिक। तो आप लोग का ऑप्शन में यूपी भी रहेगा, महाराष्ट्र भी रहेगा, वेस्ट बंगाल भी रहेगा, बिहार भी रहेगा। इस प्रकार से चॉइस आपको देगा। तो आप बताओ चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो आप लोग को कहना है कि भैया गन्ना सबसे अधिक यूपी में होता है, लेकिन फिर भी हम लोग चीनी की प्राप्ति सबसे अधिक कहाँ करते हैं? तो कहना महाराष्ट्र में करते हैं। सबसे अधिक चीनी की प्राप्ति हम लोग महाराष्ट्र होता है। और दूसरा नंबर पर किसका स्थान है? यूपी का है। अब कहेगा कि भैया इतना ऐसे कैसे हो गया? हो सकता है जैसे अगर हम बात करते हैं इस प्रकार से, अगर यूपी का बात करें तो ये ऊपर वाला यहाँ पर है, जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर समुद्र तट के किनारे स्थित है। तो इसमें यह देखा गया है, देखो एक बात तय है, जो यहाँ महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र में चूंकि यहाँ का जो नमी है वो अधिक से अधिक है, आर्द्रता ज़्यादा है, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो गन्ना होंगे उसमें रस की मात्रा ज़्यादा होता है। फिर से ध्यान से समझिए, कथन कारक वाला प्रश्न में ना यही सब आप लोग को टेंशन देगा कि भैया सबसे ज़्यादा गन्ना हो रहा है कहाँ? यूपी में। फिर भी सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में। ये कैसे संभव है? तो संभव वाला बात याद रखिएगा कि चूंकि यहाँ की तुलना में जो महाराष्ट्र में गन्ना उपजता है, वहाँ के गन्ना में रस की मात्रा जो होगा वो ज़्यादा होगा। अच्छा, रस किस लिए ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ के वायु में नमी है, आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी है। यही ह्यूमिडिटी के कारण समझो यहाँ का जो भी गन्ना है उसमें रस की मात्रा ज़्यादा है। यही कारण है कि यूपी में बहुत अधिक गन्ना होते हुए भी यहाँ पर कि महाराष्ट्र में यूपी की तुलना में कम गन्ना होते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा चीनी की प्राप्ति यहीं से हो जाता है। यहाँ तक बात आप लोग को याद रहेगा कि नहीं? अब यहाँ पर बोलेगा सबसे ज़्यादा गन्ना होता है यूपी में, फिर भी चीनी का उत्पादन हम लोग महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार है मिट्टी, जलवायु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना क्या? जलवायु। इसलिए यहाँ इतना तक हम लोग सुना देते हैं कि आप लोग कथन कारक वाला प्रश्न दे तो आप लोग का सही कर दे, नहीं देता। निष्कर्ष में कथन है, फिर उसका निष्कर्ष है, फिर आप लोग को पहला दूसरा करके देखेगा, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। सही है तो एक दो का व्याख्या करता है, एक दो का व्याख्या नहीं करता है। जब इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो पूरा डिटेल आप लोग याद रखें तभी बन पाएगा। एक बार इसको फिर से हम दोहरा देते हैं, ध्यान से समझना। बोलो, भारत में सामान्यतः चीनी की प्राप्ति हम लोग किससे करते हैं? गन्ना से। जबकि मैक्सिको, ब्राजील, क्यूबा, ये सब देश में चीनी की प्राप्ति क्या चीज से होगा? चुकंदर से। हमने कहा भारत में गन्ना उत्पादन करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? कहना यूपी। सेकेंड नंबर पर कौन सा है? महाराष्ट्र। लेकिन चीनी के उत्पादन में बोल देगा तो चीनी के उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? महाराष्ट्र। और सेकेंड नंबर पर कौन सा है? यूपी। किस कारण से है? तो कारण आपको याद हो गया होगा कि भैया महाराष्ट्र में जो वायु है उसमें नमी की मात्रा है। नमी मतलब आर्द्रता इसमें है, और आर्द्रता के कारण, आर्द्रता होने के कारण यहाँ जो भी गन्ना होता है उसमें अपेक्षाकृत यानी यूपी की तुलना में यहाँ पर जो भी गन्ना होगा उसमें रस की मात्रा ज़्यादा होगा। इस कारण से इसके गन्ना से ज़्यादा हम लोग को चीनी प्राप्त होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, एक दो बात और हम यहाँ समझा लें। सब इसमें आप लोग को जान के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व का
अगर चीनी की खपत करने की बात करता है तब पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चीनी खपत करने वाला अगर कोई देश है तो उसमें भी नंबर 1 देश कौन सा है? भारत है। ये आपको ध्यान रखना है कि चीनी के खपत करने में या खपत के दृष्टिकोण से नंबर 1 स्थान कौन रखता है? भारत रखता है। अच्छा, यहाँ पर चीनी के उत्पादन में पहला देश, उत्पादन के दृष्टिकोण से पहला देश कौन था? ब्राजील था, लेकिन था रे है नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उत्पादन मतलब कि चीनी के उत्पादन करने में भी, चीनी को प्राप्त करने में भी, माने उत्पादन के दृष्टि से जो पहला स्थान चला आ रहा था ब्राजील को, भारत ब्राजील को पछाड़कर उत्पादन करने में भी पहला स्थान हासिल कर लिया है। तो ये दोनों बात आप लोग को ध्यान रखना है। बनाने में भी चीनी में अग्रणी भारत है, खाने में भी अग्रणी है। तो दोनों बात कैसे नहीं खाएगा? देखो, यह एक हिंदू राष्ट्र, ये जो सिंपल से बात है। हम लोग स्टार्टे करते हैं चीनी के शुरुआते से करते हैं, चाय अंत भी करते हैं तो चीनी से करते हैं। कभी कभी तो लोग देखता होगा यहाँ चूँकि हिंदू राष्ट्र है तो होता क्या है, अगर कोई पर्व त्यौहार है, फास्टिंगे में है, तो फास्टिंग में कुछ चल जाएगा, कुछ खाएगा चाहे नहीं खाएगा, चीनी वाला सामान जरूर वो इस्तेमाल करता है। इसलिए हम लोग के यहाँ ऐसा मतलब कि कल्चर है कि चीनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो खैर इतना बात आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये बताओ, ये चीनी उद्योग वाला बात क्लियर हो जाएगा? इतना सुन लिया तो हमको लगता है कि याद हो गया होगा। अपने से इसको लिखे का प्रयास करना है, अपने से लिखना तो लोग शुरू कर देगा ना तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर लिखे कहता है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए ध्यान दीजिए। देखो, अगर कृषि उद्योग में इतना बात हो जाता है तो इसके बाद अगला जो मेन आप लोग को समस्या उत्पन्न करता है वह है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग, ठीक है। देखो, खनिज आधारित उद्योग में आप लोग को ज़्यादा इसमें कुछ नहीं, मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आप लोग को आता है वो आता है किससे? लौह उद्योग से। लौह उद्योग आप लोग को पहले पता होगा कि शुरुआत में लोहा था कि नहीं था। आप लोग को हम जब खनिज सुना रहे थे, खनिज में भी लोहा का जिक्र किए थे कि शुरुआत के फेज में लोहा से अन भी घेरी, यही कारण कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। आपको याद होगा महाजनपद काल, महाजनपद पीरियड लाए थे, उस समय लोहा का विकास हो गया था। लोहा का विकास हो जाने के कारण लोहा का औजार जब बनने लगा तो उससे हम लोग खेतों की गहरी जुताई करने लगे। पहले क्या होता था, लोहा का विकास होने से पहले हम उतने उपजाते थे जितना खाते थे, लेकिन जब इसका नया नया औजार आने लगा तो खाने ज़्यादा हम लोग को कृषि का उत्पादन होने लगा, इसलिए अधिशेष वाला बात जो लाया था इसके बाद ही आया था। तो खैर इसमें उतना नहीं सुनना, इसमें बस ये याद रखना कि भैया लोहा उद्योग में सबसे पहले ये ध्यान रखना कि लोहा का एक प्रमुख अयस्क है जिसका नाम था हेमेटाइट, और हेमेटाइट का सूत्र होता है क्या? Fe2O3। थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला बात समझिए। जब हम लोग हेमेटाइट का नाम लेंगे, हेमेटाइट का सूत्र है Fe2O3, हमको इससे O चाहिए कि Fe चाहिए? हमको इससे Fe चाहिए ना। Fe लोहा हमको प्राप्त करना है तो O को तो हटाना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री में 2 बात सीखा था, एगो ऑक्सीकरण एगो अवकरण सीखा था। तो कभी कभी आएगा लोहा प्राप्त होता है अवकरण अभिक्रिया से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो तुमको अपने सोचना कि भैया इसका जो मेन है Fe2O3 है, इससे ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा तब जाके हमको लोहा मिलेगा। ऑक्सीजन का हटना ई अवकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुटना ई ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी लोहा की प्राप्ति होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया से कि अवकरण से? कहना अवकरण से। क्लियर हो रहा? अच्छा, इसके बाद सोचिए, यही Fe2O3 से O को हटाने के लिए यानी ऑक्सीजन को अवकृत करने के लिए हमको कुछ पदार्थ की आवश्यकता होता है, जिसमें से कुछ पदार्थ है कोक। कोक हो गया, कार्बन हो गया, इसी को कोयला कहेंगे। इसके साथ साथ हमको क्या चाहिए? चूना पत्थर चाहिए। केमिस्ट्री तो लोग अगर पढ़ा हुआ तो इसमें आया होगा कि लोहा को हम लोग हेमेटाइट एसिड से प्राप्त करते हैं, उसके लिए उसको अवकरण करना पड़ता है। वह अवकृत होता है किसकी सहायता से? कोक की सहायता से या फिर कार्बन की सहायता से, कोयला की सहायता से। साथ में क्या मिलाया जाता है? चूना पत्थर। इसके साथ साथ हमको साफ सफाई करने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए। यानी ले देखे हम इतना बात समझ गए कि अगर लोहा का फैक्ट्री हम बैठाने वाले हैं तो हम लोहा का फैक्ट्री उसी स्थान पर बैठाएंगे जहां से हमको कोक भी मिल सके, यहाँ तक चूना पत्थर मिल सके, जल मिल सके, साथ ही साथ लोहा जिससे प्राप्त हो रहा था क्या था? हेमेटाइट ना, वह हेमेटाइट भी हमें मिल सके। इसलिए हम लोग कुछ भी प्लांट लोहा से संबंधित लौह उद्योग जहां भी हम स्थापित करेंगे तो इतना चीज ध्यान दे लेंगे कि हमको यह प्लांट इस जगह होना चाहिए जहां से जितना दूरी पर हेमेटाइट है उतने दूरी पर कोक, उतने दूरी पर चूना पत्थर, जल, इस सब को हमको लाने में, यानी सब चीज इतना जो देख रहे हो हेमेटाइट, कोक, चूना पत्थर, जल, सब समुचित रूप से हमें उपलब्ध हो सके। हो सकता है तुमको हेमेटाइट लग गया कि भैया एक जगह है वहां हेमेटाइट पूरा बहुत मात्रा में है,
लेकिन पता चला कि जल लाने के लिए हमको कोसों दूर जाना पड़ेगा या बहुत लंबा दूरी तय करना पड़ेगा या फिर जल वहां मिलवे नहीं करेगा, तो फिर वहां पर वह प्लांट कारगर नहीं होगा। माने लौह उद्योग या लौह इस्पात संयंत्र उसी जगह आपको स्थापित करना होगा जहां पर हेमेटाइट यानी उसका अयस्क चाहिए, वहां पे कोक या कार्बन चाहिए, वहां पर चूना पत्थर चाहिए, वहीं पर हमको क्या चाहिए, जल चाहिए। इतना चीज की अगर उसको उपलब्धता रहेगा, इतना चीज के साधन रहेगा, वहीं पर ये सब प्लांट आप लोग का तैयार हो सकता है। तो हम पहले प्लांट कोशिश कर रहे हैं कि भैया प्लांट का जरूरत कैसे पड़ा, यहां पर इसको ध्यान देना है। अब देखो इसी में एक बात आता है, सबसे पहले प्रश्न आप लोग से कर लेते हैं कि बता भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित किया गया? कलकत्ता में? और कोई नहीं? तो याद रखिएगा एक जगह का नाम है कुल्टी, नाम सुना है कहां? दुर्गापुर में। दुर्गापुर कहां है? वेस्ट बंगाल में। नाम सुना है रे? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है जब भी कहेगा भारत में पहला लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थापित हुआ? कुल्टी में। कुल्टी नहीं देगा तो दुर्गापुर, राज्य दे देगा तो क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। कब स्थापित हुआ? तो 1800 ईस्वी में, 74 ईस्वी में। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो इतना बात आप लोग को इसमें ध्यान रखना। अब इसके बाद सुनिएगा, देखो 1874 का अगर हम बात बोल रहे हैं तो ये अपने अनुमान लगाना है कि हम लोग अंग्रेज के शासन काल में जी रहे हैं। 1874 का काल किसका है? उस समय अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हम लोग यहाँ पर उसके अधीन हो रहे हैं। अब इसके बाद सुनिए, तो एक देखो, एक समझिए यहीं के कुछ एक ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह विदेश गए, विदेश से पूरा पैसा कमाए, कमाने के बाद जब वो आते हैं तब गांव के दौरा कर रहे हैं रे, और गांव का दौरा उसी क्रम में कर रहे हैं ताकि हमको कुछ ऐसा चीज मतलब कि ऐसा जगह मिल जाए जिससे हम लोहा वाला प्लांट वहां डाल दें और हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा उसका मुनाफा हो सके। और इसी क्रम में झारखंड के एक जगह है जिसका नाम है साकची, गांव का नाम याद रहेगा, झारखंड का एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? साकची। वह साकची गांव में यह देखा गया, जो भ्रमण कर रहे थे, जो आए थे पैसा वैसा कमा करके, उनको लगा कि साकची गांव जो है यहाँ से जितनी दूरी पर हेमेटाइट है उतनी दूरी पर ही हमको चूना पत्थर मिल जाता है, उतनी ही दूरी पर कोयला भी मिल जा रहा है। यहाँ तक कि आपको दो नदी का नाम बताए थे, एक स्वर्ण रेखा नदी, एक खरकई नदी। तो यहीं पर यही साकची के किनारे यहाँ पर स्वर्ण रेखा और खरगई का संगम भी है, यानी जल का आपूर्ति भी यहाँ से आसानी से हो सकता है। तो उनको ले दे के लगा कि साकची गांव जो है लोहा के लिए मतलब उसका उद्योग बैठाने के लिए एकदम बढ़िया है, इसलिए वही जो है साकची गांव को उस समय खरीद लिए थे। और जो खरीदने वाले थे इन्हीं का नाम था जमशेद जी टाटा। ये नाम थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, ये जमशेद जी अभी तुम लोग देख रहा ना कि टाटा कंपनी, बस निकलता, मोटर निकलता, सब टाटा कंपनी का। तो ये टाटा का तो लोग इतिहास जानो कि जिस समय अंग्रेजी शासन चल रहा था वही समय विदेश से पैसा कमा के आया था, और पैसा कमाने के बाद आया, पूरा भ्रमण किया, भ्रमण करने के बाद लगा कि साकची गांव ऐसा है जहां पर कि हम लोग को चूना पत्थर हो गया, ये कोयला हो गया, जल हो गया, इसके अलावा हेमेटाइट हो गया, सब एकदम समुचित रूप से उपलब्ध हो सकता है। तो इसने पूरा पैसा दे करके साकची गांव को ही क्या कर लिया? खरीद लिया। खरीदने के बाद तब इस जगह का नाम वही रखे थे, कौनपुर? जमशेदपुर। अभी जो तुम देख रहे हो ना जमशेदपुर, वही गांव था। तो कभी कभी आएगा जमशेदपुर का पुराना नाम या जमशेदपुर का संबंध किस गांव से है, अगर गांव का नाम आप लोग का जोड़ देगा तो जमशेदपुर का संबंध कौन गांव से है? साकची गांव से है। अभी तो लोग नहीं देखा है, हाँ, तो उसको अभी जमशेदपुर तो कह दो या टाटा नगर कह दो, बतवा एक है। अब यहीं पर जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा के द्वारा यहाँ पर फैक्ट्री बनाने का काम धाम शुरू हो गया, और यही बन करके तैयार हो गया कब? 1907 ईस्वी में। तो लोग इतने तक केवल रट करके रखता है कि जमशेदपुर में लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ? तो 1900 ईस्वी में, 7 ईस्वी में स्थापित हुआ। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? जमशेद जी टाटा के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। इन्हीं के नाम पर पूरा जब शहर डेवलपमेंट हुआ उसका नाम लोग जमशेदपुर रखे हैं या फिर टाटा नगर रखे हैं। अभी जो रतन टाटा आप देख रहे हो उसी का समझो नया वाला आदमी, पुराना आदमी कौन था? जमशेद जी टाटा था। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना, तब यहाँ से सवाल क्या करेगा? आप लोग को बोल देगा जमशेदपुर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो कहानी यह लगी सुना है ना कि जमशेदपुर शुरुआत में था साकची गांव, वह किन दो नदियों के संगम पर था? स्वर्ण रेखा और खरकई। इसका मतलब साफ है कि जमशेदपुर जो है वह स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। क्या इतना बात आप लोग ध्यान में रहेगा? अच्छा, इसके बाद वाला बात सुनिए। अरे इसका सब जो सबसे सफल लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था, इसका नाम क्या था? टिस्को। हाँ, TISCO, टाटा
आयरन एंड स्टील कंपनी। कभी भी अब हम बोले कि बताओ यहाँ पर जमशेदपुर में लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना कब हुआ, आद हो गया 1907। अब वहाँ शॉर्टकटे में सेटर दे देगा, टिस्को का स्थापना हुआ। तो ये मत समझना कि टिस्को का है, तो इसी का वो संक्षेप है, छोटा फॉर्म है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसी का नाम है टिस्को, जिसका स्थापना हुआ 1921 ईस्वी में, 7 ईस्वी में। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब इसके बाद थोड़ा सा देखो, उस समय तक, हालांकि अभी भी टिस्को जो है सुपर है, कहा जाता है कि अंग्रेज के समय में यहाँ तक कि केवल लोहा बनाने के लिए नहीं, अलग अलग के उत्पादन, यहाँ तक कि बिजली उत्पादन में भी टिस्को अव्वल रहा है। कहा जाता है, जब आप इतिहास पढ़िए उसमें दिया हुआ है इस बात को, कि वहाँ पर उस समय में अंग्रेजी सरकार को भी, जब हम लोग ब्रिटिश सत्ता के अधीन थे, तो उसमें टिस्को के द्वारा ही उसको बिजली की आपूर्ति होता था। यानी अंग्रेज लोग भी बिजली खुद से कितना डेवलप था, लेकिन बिजली को जब लेने देने के बारी आता था तो वह टिस्को से ही मदद मिल लेता था। तो ये सब बात आप लोग को खैर याद रखेगा। टिस्को के बाद थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, दो तरह के आप लोग लौह इस्पात संयंत्र धीरे धीरे करके। सबसे पहले भारत में लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ? 1874 ईस्वी में। कौन था? कुल्टी का लौह इस्पात संयंत्र, या दुर्गापुर का, या उसी को हम लोग वेस्ट बंगाल का कहेंगे। अच्छा एक बात और बताओ, कुल्टी का हम लोग लौह इस्पात संयंत्र देखे थे, उसका नाम क्या था? किस नाम से उस संयंत्र को स्थापित किया गया था? जमशेदपुर तो बुझा गया था। हाँ, तो याद रखना है वह क्या था रे? BIC था, बंगाल आयरन कंपनी। याद रहेगा कि नहीं? BIC के नाम से सीधा सीधा याद रखना है कि जो शुरुआत में खोला गया था कुल्टी वाला, तो कुल्टी वाला जो वहां पर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था, उसको बंगाल के नाम से जानते थे, बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी या बंगाल आयरन कंपनी बोलो, सब वही था। अच्छा, दो डेट आप लोग का क्लियर हो गया। एक का स्थापना हुआ 1800 में, 74 में, अगले का 1900 में, 7 में। इसके जस्ट बाद, इसके अब जब लगा कि नहीं लोहा का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, इससे हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि विकास देखने को मिल रहा है, तो फिर से फैक्ट्री बैठ रहा है। तो अब की बार 1921 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में वेस्ट बंगाल में ही बर्नपुर में, याद रखना है वेस्ट बंगाल में जगह का नाम क्या है? बर्नपुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। इसका नाम क्या था? इसको, IISCO, कभी कभी आएगा। इसको का स्थापना हुआ तब कब हुआ? 1919 में। कहाँ हुआ? बर्नपुर में। हो सकता है बर्नपुर नहीं देगा तो राज्य देगा, तो क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। हाँ, इसको का मतलब इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, याद रहेगा कि नहीं? टिस्को कहेगा तो टी से क्या लगा देना? टाटा। लेकिन अगर इसको कहेगा तो इंडियन आयरन स्टील कंपनी। इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक इसके बाद एक 1907 हो गया, 1919 हो गया, अगले ही क्षण 1923 में जब लगा कि भैया इस प्रकार से इंडिया था, जितना भी हम लोग इस्पात को उद्योग का स्थापना कर रहे हैं, सब यहीं वेस्ट बंगाल के आसपास है, जिससे अगर कंस्ट्रक्शन का काम नीचे होता था, यानी दक्षिण भारत में होता था, तो यहाँ से इसको ढो करके यहाँ तक लेके जाना ये ज़्यादा कॉस्ट वाला होता था। यही कारण है कि लोग इस विचार विमर्श पर लगने लगे कि साउथ में भी एक ऐसा लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया जाए जिससे दक्षिण भारत में कंस्ट्रक्शन का काम मतलब सस्ते दामों पर हो सके, यहाँ पर लोहा वगैरह आसानी से मिल सके। इसलिए ध्यान रखना कि 1923 ईस्वी में कर्नाटक में एक लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया जिसका नाम था भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कहना कहाँ स्थापित किया गया है? कर्नाटक में। या फिर क्वेश्चन लगाएगा दक्षिण भारत में स्थापित पहला लौह इस्पात संयंत्र कौन सा था? तो अभी तक दक्षिण भारत में कोई नहीं था, सब ऊपरी था रे। दक्षिण भारत में स्थापित पहला लौह इस्पात संयंत्र जो है वह भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र है, जो कहाँ स्थापित हुआ? कर्नाटक में। कब स्थापित हुआ? तो कहना 1923 में, 23 ईस्वी में। हालांकि जब भारत आजाद हुआ है, सब देखो यहाँ तक जितना भी बात बताए हैं, बर्नपुर हो गया मतलब इसको हो गया, या फिर भद्रावती का हो गया, टिस्को हो गया, बर्नपुर हो गया, सब आज़ादी के बाद का है कि आज़ादी के पहले का? तो सब आज़ादी के पहले का है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद सब पर तामझाम होने लगा कि कौन सरकारी होगा कौन प्राइवेट होगा। तो सबसे पहले सरकारी होने वाला जो लौह इस्पात संयंत्र उद्योग था वह यही था, भद्रावती। यहाँ तक कि ये जो टाटा वाला देख रहे हो, इसको परंतु उस समय भी प्राइवेट था, अभी तक वो क्या है? प्राइवेट कंपनी है। लेकिन जब भद्रावती का नाम आता है तो वह सरकारी हो गया है आज़ादी के बाद से ही, और सरकारी होने के बाद उसका नाम बदल दिया गया और उसी का नाम रखा था भिस्को। इस सब याद रखना आप लोग को, टिस्को, इसको, भिस्को। भिस्को क्या पता चल गया? हाँ, तो यही भिस्को कहा जा रहा है किसको?
भद्रावती को नाम थोड़ा सा चेंज है, जो भद्रावती लौह इस्पात संयंत्र था उसको कर दिया गया विश्वेश्वरैया। भी से क्या होता है रे, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी। अब अगर आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि विस्को का स्थापना कब हुआ, तो स्थापना डालना है कै में, 1923 में ही। विश्वेश्वरैया का स्थापना कब हुआ था, 1923 में। भद्रावती का स्थापना फिर भी 1923 में। लेकिन अगर कह देगा कि आजादी के बाद पहली बार सरकारी बनाया गया किसे, तो भी यही होगा भद्रावती या फिर विस्को को। तो इतना बात इसमें से आप लोग को सोच के रखना है। देखो इसमें कुछ करना नहीं, बैठते हो ना तब बंधन एक मरते में हो सकता है। ऊपर हेडलाइन दिया लौह इस्पात संयंत्र, फिर जितना बात तो इसमें जानता है सबको रफ बर करना स्टार्ट करूं। सबसे पहले सोचना कि भैया लोहा की प्राप्ति हम लोग किससे करते हैं, हेमेटाइट एस्क से करते हैं। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 होता है। यानी Fe2O3 से Fe प्राप्त करने के लिए O को हटाना पड़ेगा। O को हटाना माने ऑक्सीकरण करना कि अवकरण करना, कहना अवकरण की क्रिया करना। अवकरण होता कैसे है, तो उसके लिए दो पदार्थ एकदम इंपॉर्टेंट है, एक है चूना पत्थर, एक है कोक। और हमने कहा कि किसी भी चीज को प्राप्त करते हो साफ सफाई के लिए जल होना जरूरी है। इसलिए हम समझ गए कि लोहा की प्राप्ति करने के लिए हमको चार चीज एकदम जरूरी है। कौन कौन, हेमेटाइट, चूना पत्थर, कोयला, जल। अतः हम लोहा वाला संयंत्र वहीं पर स्थापित करेंगे जहां पर इन चारों चीज आराम से मिल सके। अब इसके बाद सोचना कि स्टार्ट किया गया था कहां से, कुल्टी से। तो डेट वगैरह देते रहना। सबसे पहले 1800 ईस्वी में 74 में ई कुल्टी में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। फिर बताया 1900 में 7 ईस्वी में कहा जी, जमशेदपुर, जहां टिस्को का स्थापना हुआ। फिर बताया 1900 में 19 में कहा, वर्णपुर में ना, वर्णपुर वेस्ट बंगाल में लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ। उसके बाद बताया 1900 में 23 में दक्षिण भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ। किस नाम से, भद्रावती के नाम से। जो आजादी के बाद उसका नाम बदल दिया गया, भद्रावती से क्या हो गया, विश्वेश्वरैया। याद रहे कि नहीं, इसी को हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, भिस्को। अच्छा, वर्णपुर वाला को क्या कहते हैं, इसको, डबल आई इसको ना। अच्छा, उसके बाद 1907 में जो टाटा वाला था इसको क्या कह रहे थे, टिस्को। ये सब नाम आप लोग का फिट चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ तक बात आप लोग का ठीक ठाक हो गया। अब तो यहाँ तक नहीं छूटेगा, हालांकि इसमें और थोड़ा डिटेल कर दें तो ज़्यादा बढ़िया है। डिटेल क्या है, आज़ादी जब हो गया था उसमें हम बताए थे कि देश कैसे चलेगा, कैसे कैसे विकास होगा, तो उसके लिए कुछ नियम कानून बना था। नियम कानून में योजना आया था, आप पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। योजना किस लिए लाया था, विकास करने के लिए, कि भारत कैसे विकास करेगा। उसके लिए टारगेट रखा जाता था। कैसे तो लोग टारगेट लेता है कि अभी की बार दरोगा निकाल देना है, कि बीपीएससी निकालना है, कि बिहार एसएससी निकालना है, तो उसके लिए आप एक लक्ष्य रखते हो। वैसे ही लक्ष्य निर्धारित हो रहा था भारत के विकास करने के लिए, जिसमें पहला पंचवर्षीय योजना आया था, दूसरा पंचवर्षीय योजना आया था, तीसरा पंचवर्षीय योजना आया था। आप बताओ, उद्योग वाला बात जो था, उद्योगों के विकास करने के लिए कौन सा पंचवर्षीय योजना जिम्मेदार था, दूसरा। क्यों, क्योंकि पहला पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था, कृषि पर। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछ लेते हैं, जब पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया तो कृषि में दो तरह के किसान थे, एक अमीरों किसान था, गरीबों किसान होगा। अरे कोई ऐसा होगा कि एकदम 10-15 एकड़ के मालिक होगा, कोई 2-4 कट्ठा वाला भी तो होगा। अच्छा, किसको ज्यादा मदद किया गया था, अमीर किसान को कि गरीब किसान को, तो लोग क्या लगता है, ये लोग जो कि बताए थे। अरे हाँ, अमीर किसान को मदद किया गया था। आपको लगेगा भैया ये कौन बात हुआ, सबसे ज्यादा जरूरत तो गरीब का है, गरीब का कहा नहीं, तो वो टेकल डाउन मेथड लाया था। नाम याद है, कभी कभी आएगा, कृषि के विकास करने के लिए टेकल डाउन मेथड लाया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तब पहला पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसमें यही कहा था, जवाहरलाल नेहरू समय था ना, वो सीधा सीधी बोला था कि आप अमीर को दे दो, वहीं से रीस करके गरीब तक पहुंच जाएगा। कभी कभी तो देखता होगा भोलों पर अगर पानी उनी चढ़ावे का रहता है, तब कोई होता है कि डायरेक्ट उछल देता है। कभी ऐसा भी होता है रे कि ये भोला हुआ है, ऊपर से हम आराम से वो घैला लगा दिए, एगो छेद कर दिए, आराम से टिप टिप गिर रहा है। ये देखा है कभी, हाँ, तो काहे कर देते हैं ऐसा, वही कारण से कि बस आराम से वो छेद कर दीजिए, हर बार उसको भरने की जरूरत नहीं, पूरा भरल है, आराम से रिश्ते रहेगा, सब जगह जाते रहेगा। तो ये वाला नियम वो टेकल डाउन मेथड था। जब तो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा ऐसा बात को। तो खैर इसमें ध्यान दीजिए, हम लोग उद्योग वाला बात है, तो उद्योग पर बल दिया गया है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, कहना दूसरा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। जब पहला में लगा लोगों के कि नहीं हमको कृषि से बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ, तो दूसरा हम टारगेट रखते हैं कि उद्योग को बढ़ावा देंगे।
जैसे हो सके, क्योंकि जब तक लोहा नहीं आया था उसके पहले तुमको ज्यादातर पक्का मकान नहीं था, ज्यादातर कच्चे मकान था, क्योंकि पक्का मकान बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर में लोहा चाहिए, छड़ चाहिए, और वो सब उतना है ही नहीं था, इस कारण से दिक्कत था। अब दूसरा पंचवर्षीय योजना में लगने लगा, कर्जा हो तो हो, लेकिन हमको किसी तरह से और ज्यादा हमको लौह इस्पात संयंत्र स्थापित करना है, और इसके अंतर्गत विभिन्न देशों की मदद से कुछ कुछ इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। तो ये प्रश्न आएगा कौन सा इस्पात संयंत्र किन देश के सहयोग से बना, तो इसमें आप लोग का 2-3 को याद रखना है, जिसमें एक आप लोग को आएगा राउरकेला। एक कौन है? राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र। अच्छा, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, कौन सा राज्य में? उड़ीसा में। अच्छा, एक और आप लोग बताइए, भिलाई। भिलाई कहाँ था? छत्तीसगढ़। एक भिलाई था कहाँ जी? छत्तीसगढ़। अच्छा, एक बताइए, बोकारो स्टील प्लांट, ये बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में। तो एक आप लोग का राउरकेला हो गया, एक आप लोग का भिलाई हो गया, और सोचो, हाँ एक आप लोग का था क्या? दुर्गापुर, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो ये सब बात आप लोग को ध्यान रखना है, जिसमें ये तीनों की अगर बात करता है, खास करके राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, ये सब जो तुम देख रहे हो, ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का देन है। लेकिन ये जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का नहीं, इसका स्थापना हुआ 1921 ईस्वी में, 68 ईस्वी में। तीसरा जब खत्म हो गया है तो चौथा का शुरुआत में इसका स्थापना हो चला है। तो कभी कभी आप लोग को आएगा निम्नलिखित में से कौन असंगत है, और 4 गो स्तर याद देता है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, मतलब इसको आप लोग को छाटने के लिए देगा रीजनेबल टाइप से। तो आपको कोशिश करना कि भैया राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इस सब में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत, जबकि इसका स्थापना जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत नहीं है, इसलिए यह बेमेल हो जाएगा, इसको अलग रखना है। अच्छा, ये बताओ, बोकारो का स्थापना जो हुआ है कौन सा देश के सहयोग से हुआ है? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किसके सहयोग से? रूस, USSR, इसके सहयोग से ना। अच्छा, तुम बताओ राउरकेला का स्थापना? हाँ, तो याद रखना कि राउरकेला का जो स्थापना हुआ है वो जर्मनी के सहयोग से हुआ है, जबकि अगर भिलाई लौह इस्पात संयंत्र का नाम लेगा तो जल्दी बोलिए, ई भी मतलब कहा जाएगा USSR, ई रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर के नाम लेगा तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के सहयोग से। तो सबका देश एकदम क्लियर रखना है। जब बोलेंगे राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किन देश के सहयोग से हुआ? जर्मनी। जबकि भिलाई लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना कौन सा देश के सहयोग से हुआ? रूस। जबकि बोलेंगे दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना ये किसके सहयोग से हुआ? ब्रिटेन। और अगर नाम लेगा बोकारो लौह इस्पात संयंत्र का स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ? ये भी हो जाएगा रूस। इतना बात आप लोग ध्यान में आएगा। ये सब तो ठीक है, प्राइवेट था, लेकिन देखो इसमें क्या था, लोहा उत्पादन हुआ, हर जगह चला गया, लेकिन सरकारी कामकाजों के लिए जो लोहा आता था उसके लिए ये सब नहीं, उसके लिए एक अलग संस्था बनाया गया जिसका नाम है सेल। सेल का नाम सुना है? सेल से सब कोई सामान नहीं मंगा सकता है, सेल से जितना भी प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो सब सरकारी कामकाज में जाएगा, और स्थापना हुआ 1921 से 74 ईस्वी में। तो इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना है, और आप लोग अपने खुद से लिख करके लाना है। लिख लाएगा ना? हाँ, तो ठीक।